रात के करीब 12 बजे थे। आसमान में घने बादल मंडरा रहे थे, बिजली चमक रही थी और हवाएं पेड़ों को झकोर रही थी। ये कहानी दोस्तों एक गांव की है। गांव का नाम था मणिपुर। छोटा सा गांव, लेकिन रहस्यों से भरा हुआ। हर घर में एक ही किस्सा चलता था, सिर कटा भूत लौट आया है। लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे, कुत्ते भी अजीब तरह से भौंकते थे और हर नई अमावस्या को किसी न किसी की लाश बिना सिर के मिलती थी। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, उसके पास एक टूटा फूटा कोठार था। लोग कहते थे उस कोठार से कभी मत गुजरना, खास करके रात में। लेकिन गांव की एक लड़की थी, स्वरा। वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही जिद्दी और रहस्य में उलझने वाली लड़की थी। वो कभी डरती नहीं थी, बहुत साहसी थी। उस रात स्वरा ने कुछ सुना, किसी औरत की चीख, जो बार बार यही कह रही थी, मेरा सिर, मेरा सिर, मेरा सिर मुझे लौटा दो। स्वरा डर गई, लेकिन घर में किसी ने आवाज नहीं सुनी। उसने खिड़की से झांक कर देखा, कुएं के पास एक सफेद साड़ी में कोई औरत खड़ी थी। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उसका चेहरा था ही नहीं। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। पंडित हरि प्रसाद का बेटा लापता था और कुछ दूर खेतों में उसे बिना सिर के पाया गया। मैं लौट आया हूं। कभी कहीं दीवार पर, कभी कहीं वीरान जगह पर ये शब्द लोगों को देखने को मिलते, और आज तो इस लाश के पास भी यही शब्द लिखा हुआ मिला। गांव में दहशत फैल गई थी। स्वरा अब चुप नहीं रह सकी। उसे यकीन था जो उसने रात को देखा है वही असली भूत है। लेकिन उसकी दादी ने उसे रोका और कहा, बेटी, उस कोठार में मत जाना। तेरे ताऊ की मौत वहीं हुई थी और उसके बाद वो भूत पहली बार वहीं दिखा था। स्वरा ने धीरे से पूछा, कौन था वो भूत? दादी की आंखें डबडबा गईं। तेरा ताऊ, जिसका सिर काटकर किसी ने कुएं में फेंक दिया था। उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। इस बात को खत्म होने के बाद किसी तरह पूरा दिन बीतता है। रात फिर होती है और साथ आई एक नई चीख। स्वरा ने तय किया, अब वो सच को जान कर ही रहेगी। उसने अपने बचपन के दोस्त आरव को बुलाया। आरव शहर में पढ़ता था, लेकिन स्वरा की बात कभी टालता नहीं था, क्योंकि वो स्वरा को पसंद करता था। दोनों ने साथ मिलकर कोठार की ओर बढ़ना शुरू किया। हाथ में टार्च, हल्का दिल में डर और आंखों में सच को जानने की जिज्ञासा लेकर वो दोनों आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही कोठार के पास पहुंचे, अचानक टॉर्च की लाइट जैसे बंद हो गई, मानो टॉर्च को किसी ने बंद कर दिया हो। चारों तरफ अंधेरा, और तभी कोई हंसा, जैसे किसी का सिर धड़ पर नहीं था, और वो कंपकपी आवाज में चिल्ला रहा था। स्वरा कांप उठी। आरव ने उसका हाथ थाम लिया और तभी एक सफेद साया उड़ता हुआ उसके सामने आया और बोला, तुमने मुझे बुलाया है, अब सच जान लो। स्वरा और आरव गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर छोटे से कस्बे में पहुंच गए। वहां एक पुराना होटल था, क्योंकि उनको इस सच का पता लगाना था। और इस सच को पता लगाने के लिए उन्होंने उस होटल में जाने के लिए तय कर लिया। होटल में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि होटल की हालत बहुत खराब है। बहुत ही पुराना होटल है। और वो होटल में रुके, जिसका कमरा था कमरा नंबर 13। मगर इस होटल के बारे में वहाँ के लोग बहुत कम जानते थे। कहा जाता था यह होटल कभी बंद हो चुका था, पर कुछ सालों पहले फिर किसी ने इसको शुरू करने की हिम्मत दिखाई थी। स्वरा और आरव वहीं पहुंचे और उन्होंने वहां पर एक कमरा बुक किया। लेकिन जब वो होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे तो वहां पर एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, चेहरे पर झुर्रियां, और वह जब बोला तो उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कि वो कई सालों से शांत बैठा हो। कौन से कमरे में ठहरना चाहेंगी मैडम?
उसने ऐसा बोला तो स्वरा एक बार कांप गई। फिर स्वरा ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई भी कमरा चलेगा, लेकिन रूम ऊपर की मंजिल का होना चाहिए। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ऊपरी मंजिल पर तो बस एक ही कमरा खुला है, कमरा नंबर 13। आरब थोड़ा चौंका कि आखिर ये 13 नंबर कमरे का मतलब क्या है, और उसने पूछा, कमरा नंबर 13, इसका क्या मतलब है? बूढ़ा आदमी कुछ ना बोला और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनको चाबी देते हुए आगे चला गया। लेकिन जाते जाते वो बोला, अगर डर नहीं लगता तो आराम से रुकिए। कमरा थोड़ा पुराना था, दीवारों पर हल्की सी सीलन थी, एक छोटी सी खिड़की जिसके बाहर अंधेरा जंगल एकदम सुनसान दिखाई दे रहा था। बिजली बार बार झपक रही थी। कमरे में एक पुराना सा आईना लगा था और उस आईने के ठीक सामने एक लकड़ी की पुरानी अलमारी। स्वरा ने बैग टेबल पर रखा और इधर उधर देखने लगी और आरब जाकर बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद दोनों ने आसपास की जांच पड़ताल शुरू की और होटल के स्टाफ से बात की, लेकिन हर कोई चीज सिर्फ एक बात दोहराता था, इस कमरे में पहले जो रुका था उसकी गर्दन टूटी हालत में मिली थी, लेकिन सिर कभी मिला ही नहीं। होटल में स्टाफ भी बहुत कम थे और वो कुछ अजीब सी हरकतें भी कर रहे थे। इन सबको स्वरा और आरब ने नोटिस किया, लेकिन फिर वो अपने काम में लग गए। स्वरा को अब यह यकीन हो चुका था, इस भूत का कोई गहरा रिश्ता इस होटल से भी है। शायद उसके ताऊ की आत्मा यहीं कहीं फंसी हुई थी। रात करीब 2 बज गए थे। दोनों बिस्तर पर लेटे थे। बिजली चली गई। कमरे में अजीब सी ठंड का माहौल था, मानो हवा ना के बराबर हो, लेकिन काफी ठंडक थी। ठंड के मारे आरब और स्वरा को दूर दूर सोने में दिक्कत हो रही थी। वो दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गए। उन दोनों में उन सभी बातों को करते करते आपस में कुछ और बातें होने लगी और उनका मन बहक गया। इस बहकावे में वो दोनों खुद को संभाल ना पाए और तभी अचानक एक आवाज़ हुई जिससे उन दोनों का भरम टूट गया और दोनों ने खुद को फटाफट अलग किया और देखा तो उनको कमरे में अचानक एक साए के जाने की आवाज़ आई। उन्होंने देखा कि आईने में अंधेरे में एक हल्की सी परछाई दिखी है जो शायद किसी औरत की थी, जिसके सिर पर कुछ था ही नहीं, खाली धड़ था और सिर की जगह एक काली सी धुंध थी। आरव ने फौरन टार्च उठाई और जला दी, पर परछाई गायब हो चुकी थी। स्वरा अलमारी के पास गई और जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी पर खून के धब्बे थे और उसके पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जो मेरा सिर काटा वो अब चैन से नहीं सोएगा। स्वरा ने पन्ने पलटे। हर पन्ने पर किसी का नाम लिखा था। उन सभी के नामों के आगे लाल शाही में लिखा था, मारा गया। अंतिम नाम था हरि प्रसाद, यानी कि स्वरा का ताऊ, जो कि पंडित था। स्वरा ने कांपते हुए डायरी बंद की और तभी कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर घुसने लगी और कमरे में बत्तियां जलने बुझने लगी। आईने में फिर वही साया दिखा, अब की बार साफ सफेद कपड़ों में लिपटी एक देह, लेकिन हालात वही। उसका सिर धड़ पर नहीं था और वो साया धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगा। आरव ने स्वरा को जोर से खींचा और बोला, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है स्वरा, बेहतर होगा हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। स्वरा की आंखों में अभी भी आईने पर थी और उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। वो ताऊ नहीं थे, वो कोई और था और वो हमें देख रहा था। तभी कमरे की घड़ी ने 3 बजने की घंटी दी और आईने में दिखने वाला साया अब कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसके अपने हाथ आगे बढ़ाए और जैसे किसी का गला पकड़ना चाहता हो, और उसी समय डायरी का अंतिम पन्ना पलटा, अपने आप खुला और उस पर लिखा था, जो मेरा नाम पढ़ ले वही अगला शिकार होता है।
की दीवारें अब कांप रही थीं। आईने में दिखने वाला साया धीरे धीरे गायब हो चुका था, लेकिन डर अभी बाकी था। आरव ने डायरी को टॉर्च की रोशनी में उठाया। स्वरा उसके करीब आई। उसकी सांसें तेज थी, चेहरे पर पसीना था और आंखों में डर। स्वरा ने धीरे से स्वर में पूछा, क्या सच में ये डायरी किसी आत्मा से जुड़ी है? आरव ने जवाब नहीं दिया। वो एक एक शब्द पढ़ रहा था और हर शब्द के साथ कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, जिस रात मेरा सिर कटा था वही से मेरा श्राप शुरू हुआ था। हर वो इंसान जो इस डायरी को पढ़ेगा, उसकी आत्मा मैं कैद कर लूंगा। यानी कि उसकी आत्मा में ये भूत उसको कैद कर लेता है। आरव ने फौरन डायरी बंद कर दी। अब बहुत देर हो चुकी थी। स्वरा की आंखें भर आई। वो आरव के गले लग गई और कहने लगी, अगर कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। किसी भी भूत से ज्यादा मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। उस होटल का कमरा कुछ देर के लिए शांत हो गया था। हवा ठंडी थी, बिजली अब भी नहीं आई थी, लेकिन उस कमरे में आरव और स्वरा आसपास थे। धीरे धीरे एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। डर में उस माहौल में एक पल को प्यार की गर्माहट घुल गई थी। स्वरा ने उसकी आंखें अपने हाथों से बंद कर ली और आरव ने स्वरा को दोनों बाहों से थाम लिया। आरव ने उसका चेहरा छुआ और बोला, हम साथ हैं तो कुछ नहीं होगा। दोनों कुछ पल के लिए उस अंधेरे कमरे में एक दूसरे के करीब हो गए। तभी अचानक जोर से खिड़की में तेज हवा आई और खिड़की बंद हो गई। स्वरा चौंक पड़ी। आरव उठ खड़ा हुआ और तभी डायरी एक बार फिर से अपने आप खुल गई और पन्ने बदलने लगे। अब जो पन्ना खुला था उस पर खून से लिखा था, शायद कोई लाल रंग या जैसा कोई खून। मैं सिर्फ मरने वालों की लिस्ट नहीं बताता, मैं प्यार करने वालों को भी मारता हूँ, क्योंकि मेरा प्यार अधूरा था। उस पन्ने पे यही लफ्ज लिखे हुए थे। स्वरा एक झटके से पीछे हट गई। उसने कांपती आवाज में कहा, आरव, ये डायरी हमें देख रही है। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि डायरी में जो लिखा है वो कोई चेतावनी है या चुनौती। उसी वक्त कमरे की दीवार पर लाल रंग से कुछ उभरने लगा, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो, तुम्हारा सिर अब मेरा सिर बनेगा। स्वरा ने कांपते हाथों से बैग उठाया। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, लेकिन डायरी को साथ लिए बिना नहीं। स्वरा चौंकी, तुम पागल हो क्या? वो डायरी श्रापित है। आरव ने गहरी सांस ली। अगर हम ये नहीं समझे कि इस डायरी में किसका नाम लिखा है तो अगली लाश हमारी ही हो सकती है। स्वरा, दोनों ने होटल से निकलने की बहुत कोशिश की, पर जैसे ही दरवाजा खोला होटल का लॉबी अंधेरे में डूब चुका था और वहां कोई नहीं था। ना रिसेप्शन थे, ना स्टाफ थे, सब गायब हो चुके थे। और होटल के गेट पर एक धुंधला साया बैठा था। उसके हाथ में एक इंसानी सिर पकड़ रखा था। स्वरा की सांसें थम गई। उसने धीरे धीरे आरव के कान में कहा, हम फंस चुके हैं, हम फंस चुके हैं आरव। ये होटल असली नहीं लगता, ये कोई छलावा लगता है। ये सब सिर कटा भूत का जाल है। यहीं पर लगता है हमारी मौत हो जाएगी। इसके बाद होटल का गेट बंद हो चुका था। बाहर वही साया बैठा रहा जिसके हाथ में इंसानी सिर था। आरव ने खिड़की से झांका और देखा, सामने धुंध थी और हर चीज अजीब लग रही थी, जैसे होटल असली ना हो बल्कि किसी भूत या भूल भुलैया का हिस्सा हो। स्वरा की आंखें तेज हो गई। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। आरव, हम इस डायरी को क्यों साथ लिए जा रहे हैं? आरव ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि इस डायरी में जो नाम छुपा है वो इस भूत की मौत की असली वजह है। अगर हमें वो नाम मिल गया तो शायद ये आत्मा मुक्त हो जाए और हमारा पीछा छोड़ दे। वो दोनों अब होटल की तीसरी मंजिल पर पहुंच गए थे। वहां यह मंजिल कभी इस्तेमाल नहीं होती थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और कमरे पर दरवाजा जंग लगा हुआ था। अचानक तीसरे कमरे के आगे जैसे कुछ खींच रहा था। एक पुरानी टूटी कुर्सी अपने आप दरवाजे के सामने आई और उसके नीचे से कागज बाहर आया।
स्वरा ने उसे उठाया। कागज पर ये लिखा था, सिर कटा गया था क्योंकि उसने मेरा नाम दुनिया को बता दिया था। अब कोई मेरा नाम जानता है, अब वो मरेगा। नीचे लिखा था, उसका नाम है स्वरा। स्वरा के हाथ से कागज गिर पड़ा। उसका चेहरा एकदम सफेद और हक्का बक्का हो चुका था। आरव ने कागज उठाया और देखा, सचमुच नाम लिखा था, स्वरा। आरव बोला, किसी ने जानबूझकर तुझे निशाना बनाया है, शायद वो भूत चाहता है कि तू मरे। स्वरा फूट पड़ी, मुझे क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? आरव ने डायरी खोली। अब उसमें कुछ और नाम जुड़े थे, खून से लिखा हुआ नाम। अगला नाम था आरव। अब दोनों समझ गए थे, वो डायरी अब अपने आप नाम जोड़ रही थी और वो जो भी उस लिस्ट में आता उसकी मौत पक्की। इतने में दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। कमरे की दीवारें फिर कांपने लगी और अचानक दीवार से एक पुराना झोला बाहर गिरा। स्वरा ने झोला खोला, उसमें एक फोटो थी, वो भी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट, काफी पुरानी सी, धुंधली सी, जिसमें एक जवान आदमी था। उसका चेहरा थोड़ा मिट सा गया था, उसकी आंखें एकदम साफ दिख रही थी, गुस्से से भरी हुई और जैसे किसी ने जला दी हो। फोटो के पीछे एक नाम लिखा था, नवीन। नीचे था, जिसने मेरा प्यार छीना उसका सिर मैंने काटा है। अब जो मुझे पहचान ले वही बचेगा, और वो बचेगा भी नहीं। आरव बोला, ये रहा असली नाम, नवीन ही है, वो सिर कटा भूत। स्वरा ने कहा, पर नवीन कौन था? किसका प्यार छीना गया? तभी कमरे में रखी अलमारी अपने आप खुल गई। उसमें एक औरत की पुरानी लाल साड़ी टंगी थी। स्वरा ने धीरे से साड़ी को छुआ और अचानक उसके जहन में एक तेज छवि कौंधी, जैसे किसी ने उसे एक झलक दी हो कि वहां आखिर क्या हुआ था। एक गांव, एक औरत जो किसी से प्यार करती थी, लेकिन शादी नवीन से हो गई, और जब उस औरत ने नवीन को छोड़ दिया, नवीन ने उसका और उसके प्रेमी का सिर काट दिया। अब साफ था, नवीन की आत्मा अब उन लोगों को मार रही थी जो प्यार करते थे, क्योंकि उनका खुद का प्यार अधूरा था, क्योंकि उसको धोखा मिला था और शायद वो नहीं चाहता था कि उसकी तरह दूसरे किसी के साथ ही वैसा हो। और उसने अपनी मौत से पहले शपथ ली थी, कोई और प्यार नहीं करेगा। स्वरा ने कांपते हुए कहा, हमारा प्यार उसकी नज़रों में गुनाह है। आरव ने उसकी आंखों में देखा, तो अब हमें इससे लड़ना होगा। हमारी मोहब्बत इसकी नज़र में बड़ी होनी चाहिए। आरव ने ऐसा कहते हुए स्वरा को थाम लिया और उसके हाथ पकड़कर कहा कि जब तक मैं हूँ और तुम मेरे साथ हो, हम किसी से हार नहीं मानेंगे। और तभी आईने में नवीन का चेहरा दिखाई दिया। आधी चली खाल और गले से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे बोला, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मेरा सिर ढूंढो, वरना अगली सुबह सूरज के साथ तुम दोनों की गर्दनें कटी हुई मिलेंगी। स्वरा की धड़कनें तेज हो गईं। आरव अब शांत नहीं था, उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिख रहा था। नवीन की आत्मा ने जो कहा था, मेरा सिर ढूंढो, वो आवाज उस कमरे में अभी भी गूंज रही थी, जैसे दीवारों से टकरा करके वापस आ रही हो। स्वरा ने धीरे स्वर में कहा, अगर उसका सिर न मिला तो हम अगली सुबह तक जिंदा नहीं रहेंगे। आरव ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों बिना वक्त गवाए होटल से बाहर निकलने के लिए कोशिश करने लगे। बाहर रात गहरा चुकी थी, बिजली अब भी नहीं थी, गांव के रास्ते वीरान थे। उसके पास बस एक नक्शा था जो डायरी के पीछे की आखिरी पन्नी पर खून से खींचा गया था। नक्शे में एक जगह थी जिसका नाम था अंधा जंगल। गांव के उत्तर साइड में पड़ने वाला वो जंगल, जहां आज तक कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे जो एक बार उस जंगल में गया वो या तो पागल होकर लौटा या फिर सिर के बिना। स्वरा ने डरते हुए पूछा, क्या यही वो जगह है जहाँ नवीन का सिर छिपा है? आरव ने कहा, अब लौटना मुमकिन नहीं है, हमें यही करना चाहिए। जैसे जैसे वो जंगल की ओर बढ़े, हवा और ठंडी होती गई, पेड़ कांपने लगे और बीचों बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। जंगल का प्रवेश द्वार लोहे की टूटी हुई जाली से ढका था। उस पर एक तख्ती लटक रही थी, सिर के बिना मत आना। अंदर घना अंधेरा था, पेड़ इतने पास पास थे कि चांदनी भी नहीं उतर पा रही थी। हर कदम पर पत्तियों की चरमराहट और कहीं दूर से आती एक धीमी फुसफुसाहट।
मत जाओ, मत आओ, मत आओ, चले जाओ यहाँ से। स्वरा ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। आरव ने जेब से टॉर्च निकाली, लेकिन जैसे ही चालू की टॉर्च अपने आप फूट गई, जैसे मानो किसी ने उस पर पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया हो। अब सिर्फ दोनों की सांसें चल रही थी और सुनसान जंगल में उनको उसकी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। कुछ आगे चलकर एक पुराना पत्थर मिला जिस पर खून के धब्बे थे और उसके पास ही एक टूटा हुआ ढक्कन पड़ा था, जैसे किसी ने किसी चीज पर वहां कोई चीज छिपाई हो। स्वरा ने फाड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। जमीन सख्त थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में मिट्टी से एक इंसान खोपड़ी बाहर आई, एकदम सड़ी गली, लेकिन उसके सिर पर एक लाल तिलक था। स्वरा कांप गई। ये तिलक तो गांव के ठाकुरों के जैसा है। आरव समझ गया, नवीन सिर्फ प्रेमी नहीं था, वो कभी गांव का ठाकुर था, जिसकी इज्जत, प्रेम और जिंदगी तीनों छिन गए थे। तभी जंगल में एक जोरदार चीख गूंजी, जैसे कोई उसकी गर्दन के लिए रो रहा हो। मेरा सिर दे दो मुझे, वरना तुम भी मारे जाओगे। स्वरा ने खोपड़ी हाथ में ली और बोली, अगर ये तेरा सिर है तो ले जा, लेकिन हमें छोड़ दे। एक तेज हवा चली और सामने धुएं का एक बहुत बड़ा गुब्बार बन गया। वहीं सफेद कपड़े वाला साया फिर वहां पर आया, वो भी बिना सिर के। धीरे धीरे उसकी देह खोपड़ी के पास झुकी और तभी उसने खोपड़ी अपने धड़ पर रख दी। लेकिन सिर लगते ही साया तड़पने लगा, जोर जोर से चीखने लगा, नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा सिर नहीं है। स्वरा ने आरव पीछे हट गए। आरव चिल्लाया, ये असली सिर नहीं था, ये झूठा जाल था। साया और भी भयानक हो गया, उसके शरीर से आग की लपटें उठने लगी और फिर बोला, अब तुम दोनों को मरना होगा, क्योंकि तुमने मेरा अपमान किया है। अब बचने का एक ही रास्ता था, सिर ढूंढना, और वो भी सूरज निकलने से पहले। स्वरा और आरव दौड़ पड़े, लेकिन अब जंगल के रास्ते बदल चुके थे, जैसे पूरा जंगल उन्हें निगलने के लिए तैयार बैठा हो, चारों तरफ आग जैसी जल रही हो। स्वरा और आरव अब जंगल में भटक रहे थे, रास्ते अपने आप बदलते जा रहे थे, मानो उनको समझ ही ना आ रहा हो कि उन्हें किस तरफ जाना है। हर पेड़ की जड़ से जैसे कोई साया झांक रहा हो, हर पत्ते के पीछे कोई फुसफुसाहट हो, सुनसुनाहट हो, तुमने किसी के सिर का अपमान किया है, ऐसी आवाजें गूंज रही हूँ। दोनों एकदम पागल से हुए जा रहे थे और डर के मारे वो भागते ही जा रहे थे, लेकिन भागते भागते स्वरा अब काफी थक चुकी थी, उसके कपड़े मिट्टी और पसीने से भीग चुके थे। आरव ने उसे संभाला और एक सूखी चट्टान के नीचे बैठा दिया। स्वरा बोली, अब हम नहीं बच पाएंगे आरव। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हम तब तक नहीं मर सकते जब तक हमें ये सच नहीं पता लगता, आखिर तुमने उसका क्या लेना देना है। और तभी स्वरा की आंखों में एक पुराना सपना आया। उसने देखा एक औरत खून से लथपथ काले घूंघट में भागती हुई, पीछे एक आदमी लाल गमछा डाले, हाथ में तलवार और आंखों में पागलपन। इसी झलक को देखकर स्वरा चौंक गई और वो औरत एक कुआं के पास पहुंची, जहां एक आदमी पहले से खड़ा था, जिसका नाम था नवीन ठाकुर। औरत चिल्लाई, बचाओ, ये मुझे मार देगा। नवीन ने उस आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी उसी औरत का आशिक था। उस औरत का नाम था माधुरी, जो स्वरा की दादी की बहन थी। माधुरी की जबरन शादी नवीन ठाकुर से करा दी गई थी, पर वो प्यार करती थी किसी और से, गांव के एक साधारण लड़के से। एक रात जब माधुरी अपने प्रेमी से भाग रही थी, नवीन ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिए। गुस्से में आकर नवीन ने उसके प्रेमी का सिर काट दिया और माधुरी ने नवीन को धक्का दिया और वो खुद कुएं में कूद गई। गांव वालों को सच्चाई नहीं पता थी, सबने मान लिया नवीन ने 2 लोगों की जान ली है। पंचायत ने उसे श्रापित मानकर उसका सिर तलवार से काटकर कुएं में फेंक दिया और यहीं से शुरू हुआ श्राप। नवीन की आत्मा अधूरी रह गई, क्योंकि ना वो खुद मरा था, ना अपने गुनाह से मुक्त हुआ था। स्वरा अब ये सब याद कर रही थी, उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। मैं उसी औरत की वंशज हूँ जिसके कारण नवीन का प्यार अधूरा रह गया, स्वरा ने अपने शब्दों में कहा। तभी आरव को एक टूटे शिव मंदिर के पास कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो दौड़कर वहां पहुंचा। जमीन पर खुद ही एक छिपी हुई तहखाना दिखाई दे रहा था।
जमीन थोड़ी सी खुदी हुई थी। वहां कुछ तहखाने की तरह दिखाई दे रहा था और उसमें एक काले कपड़े में लिपटी असली लाश जैसा कुछ दिखाई दिया। आरम ने उसके पास जाकर देखा तो वे एक कटा हुआ सिर था, जो कि एक पुराना सा सिर दिखाई दे रहा था और वो पूरी तरह से सूख चुका था। जैसे ही आरम ने उठाया तो उसकी आंखें खुली थी और उस सीधे स्वरा की ओर देख रही थी। आरव कांपते हुए बोला, यही है नवीन का असली सिर। स्वरा ने सिर को देखा और तुरंत उसका माथा छूकर बोली, तेरा प्रेम अधूरा था, लेकिन मैं तुझे अब शांति दूंगी। और तभी पूरा जंगल जैसे मानो थरथराने लगा। एक भयानक चीख हवा में गूंज गई, मुझे मुक्ति चाहिए या फिर बदला। स्वरा ने धीरे धीरे सिर को उसी कुएं की ओर ले जाने का निर्णय लिया जहां माधुरी ने आत्महत्या की थी और नवीन का सिर फेंका गया था। अब वही कुआं बन चुका था। कुएं के पास तेज आंधी चलने लगी। किसी तरह स्वरा और आरव उस कुएं के पास पहुंचे। बिजली चमक रही थी, जैसे आसमान भी उस आत्मा की तड़प से कांप रहा हो। स्वरा ने हाथों में नवीन का सिर लिया और आरव के पास वो पुरानी डायरी थी जिसमें आत्मा को शांत करने का तरीका लिखा था। डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। एक पन्ने पर खून से लिखा था, जिस प्रेम से तू बिछड़ा उसी प्रेम की बलि से ही शांति संभव है। आरव ने कहा, इसका मतलब मुझे कुर्बानी देनी होगी स्वरा। स्वरा डर गई, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन तभी कुएं से एक डरावनी आकृति निकली, बिना सिर का भूत। उसने कपड़े पुराने जमाने के पहने हुए थे, हाथों में तलवार और गर्दन से काले धुएं का गुब्बार निकल रहा था। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, मेरा प्रेम अधूरा रहा, मुझे चाहिए तेरा खून, तब मिलेगा मुझे चैन। स्वरा चीख पड़ी, मैं माधुरी नहीं हूं, मैं उसका अपराध नहीं दोहराऊंगी। लेकिन भूत रुकने को तैयार नहीं था। वो तेजी से स्वरा की ओर लपक रहा था। ठीक तभी आरव ने डायरी से फाड़ा हुआ पन्ना सिर पर चिपका दिया, जिस पर मंत्र लिखा हुआ था। आत्मा एक पल के लिए कांप गई। चारों ओर लाल रोशनी फैल गई। स्वरा ने हिम्मत करके भूत का सिर उठाया और चिल्लाकर कहा, अगर प्रेम अधूरा था तो अब मैं तुझे पूरा करके दूंगी। उसने सिर को अपने माथे से छुआ। एक तेज रोशनी फूटी और पूरा जंगल जैसे थरथरा गया हो। भूत वहीं रुक गया। उसकी तलवार जमीन पर गिर पड़ी और उसका सिर धीरे धीरे मानो धुआं बनकर उड़ने लगा हो और नीचे बची तो सिर्फ एक सफेद सी थोड़ी सी राख। पहली बार उसके चेहरे पर शांति दिख रही थी। अब नवीन की आत्मा मानो मुक्त हो चुकी थी। और उसके बाद कुछ देर बाद पूरे जंगल का माहौल एकदम शांत हो गया, मानो वो काला जंगल फिर से हरा भरा हो गया हो और चारों तरफ एकदम खुशहाली और शांत हवा चल रही थी। चिड़ियां उड़ियां सब वहां पे चहचहा रही थी। स्वरा जमीन पर गिर पड़ी। अगले पल देखा कि आरव उसकी तरफ दौड़ रहा है। उसने देखा स्वरा बेहोश थी, लेकिन वो जिंदा थी। उसके माथे पर एक निशान भी उभरा हुआ था। आरव ने ध्यान से देखा तो एक त्रिशूल की तरह दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब ये था कि वो बलि देने से बच गई और शायद भगवान शिव ने उसकी रक्षा की हो। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ऐसे ही कुछ दिन फिर बीत गए। स्वरा और आरव वापस अपने घर आ गए थे, लेकिन आज भी वो कुआं वैसा ही है। आज भी उस जंगल में अगर लोग जाते हैं तो उन्हें उस सिर कटी परछाई जरूर दिखती है, पर अब वो डराने नहीं आती। वो ये देखती है कि किसका प्रेम अधूरा रह गया है। तो कहीं आपका भी प्रेम अधूरा तो नहीं रह गया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।